बड़ी बड़ी गाड़ियां, रौला, जिसे हाँ। हमारे यहाँ रौला कहते हैं उसको, तो वो रौला दिखता है। जेएनयू में वो रौला नहीं है। आप पैदल चल के आए हमारे सामने, आपके एक साथी आपके साथ थे। हक बीवी का है, मनी मसल पैसे बांट दो, एनएसवाई बिरयानी खिला देती है, तमाम चीजें इसी कन्वेंशन सेंटर में बस्तर जैसे फिल्में चलाई जाती हैं, जिसमें कहा जाता है कि जेएनयू के छात्रों को सड़क पर खड़े करके गोली मार देना चाहिए। क्या लगता है आपको, इस बार स्टार प्रचारक कौन आ रहा है आपके साथ? कोई कन्हैया बुला ले। कुमार आ रहे हैं क्या? ये मुझे नहीं पता, और कन्हैया कुमार हमारी पार्टी से नहीं है, तो मैं इसकी जिम्मेदारी भी नहीं ले सकता। हम देखते हैं कि ताली एक हाथ नहीं बजती। जब वो लड़ाई करते हैं तो पत्थर इधर से भी चलते हैं, लात घूंसे इधर से भी चलते हैं, थप्पड़ उधर से भी चलते हैं, हर तरफ से होता है। और जहाँ एबीवीपी वायलेंस पे उतारू हो जाता है, क्योंकि उसके पास ऐसी कोई बात नहीं होती, क्योंकि सरकार उसकी, आरएसएस उसका है, पॉलिसी उसकी है, तो हर पॉलिसी जो सरकार की पॉलिसी है जेएनयू पे तारीफ होती है। और जेएनयू पर हमेशा आरोप लगता है कि वो हमेशा मलाई मारने के लिए बच्चे यहाँ आते हैं और कई वर्षों तक अपनी पीएचडी कंप्लीट नहीं करते। क्या क्या जरूरत पड़ी आपको कि आप राजनीति में आए? तो जो साथी हैं जो इस कैंपस में पढ़े, सिर्फ उनको इसलिए जेल में बंद कर दिया गया क्योंकि संविधान की बात कर रहे थे, सिर्फ इसलिए बंद कर दिया क्योंकि हक की बात कर रहे थे। हमारे साथ हैं जेएनयू प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है जेएनयू इलेक्टेड धनंजय जी, जो कि आयसा से कैंडिडेट हैं। इस वक्त हम उनका इंटरव्यू करने जा रहे हैं। हम इस वक्त कन्वेंशन सेंटर के पास हैं और उनसे कुछ सवाल जवाब करेंगे। थैंक यू। जैसा कि आयसा, सीवाईएसएस, एसएफआई सबने मिलकर आपको उतारा है, कैंडिडेट बनाया है, इस पर पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या है? पहले तो आप सभी का बहुत शुक्रिया। ये बेसिकली यूनाइटेड लेफ्ट पैनल है, जहाँ पे जो वाम पार्टियां हैं, लेफ्ट की जो पार्टियां हैं, स्टूडेंट विंग है, आयसा, एसएफआई, डीएसएफ, एआईएसएफ, इन चारों ने मिलकर एक यूनाइटेड लेफ्ट का पैनल बनाया है, जिसमें मैं अध्यक्ष के लिए आ रहा हूँ प्रेसिडेंट पोस्ट पे, और अभिजीत आ रहे हैं एसएफआई से, वो आ रहे हैं वाइस प्रेसिडेंट पे, स्वाति आ रही है जनरल सेक्रेटरी पे, और साजिद हैं वो आ रहे हैं ज्वाइंट सेक्रेटरी पे। धनंजय जी, आपका जो करियर रहा है वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में आप पहले से एक्टिव रहे हैं। उससे पहले आपने कुछ और कोर्सेज किए, आप एमए में भी रहे, उसके बाद अभी आप शोधार्थी हैं। क्या क्या जरूरत पड़ी आपको कि आप राजनीति में आए? ऐसा क्या लगा आपको? ऐसे क्या मुद्दे थे? क्या आपको लगा कि क्या बदलाव होना चाहिए? और आप देखिए, मैं जब दिल्ली आ रहा था 2014 में, तो सरकार बदल रही थी उस समय, सरकार बदल रही थी, अच्छे दिन के वादे थे और इस तरह का। और राजनीति के बारे में जब आप आते हैं, दूसरे शहर में माइग्रेट होते हैं, आते हैं पढ़ने के लिए, तो आपको समझ में आता है जब बाहर आते हैं कि क्या ऐसी चीजें थी, क्या कमियां थी जो मैं छोड़कर यहाँ पे नई की तलाश में आया हूँ। शुरुआती ये रहा। तो उस समय एफवाईयूपी खत्म हो रहा था जी, और एफवाईयूपी की लड़ाई जो आयसा है, ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन है, वो लड़ रही थी वहां पे। और जहां से मैं आता हूँ, परिवार का सबसे छोटा सदस्य भी हूँ, लेकिन एक बड़ा परिवार है मेरा, तो वहां पे शिक्षा को लेकर जागरूकता तो है। मेरे पिताजी चाहते हैं कि शिक्षित हो आप और आगे बढ़े, लेकिन वही है, अंत में इकोनॉमी का मार पड़ता है। तो तब 3 साल के कोर्स को 4 साल का बना देना, तो उसमें अगर कुछ ना कुछ होगा तो बर्डन बढ़ेगा, आर्थिक बोझ बढ़ेगा। तो ये चीज हम लोगों को बहुत कनेक्ट करती है वहाँ पे, हम जैसे लोगों को जो कम पैसे में चाहते हैं कि बेहतर पढ़ाई हो, तो वहाँ पे हमें बहुत कनेक्ट किया। और उस समय मैं एफवाईयूपी के मूवमेंट में आयसा को देखा और आयसा के साथ जुड़ा। लेकिन उसके बाद जहाँ तक पुरानी लड़ाई है जी, और दिल्ली हालांकि मतलब दिल्ली का दर्शन, दिल्ली आना हम लोगों के लिए, मतलब परिवार के लिए भी बहुत दुर्लभ था। भले मेरे पिताजी सरकारी नौकरी में थे, पुलिस विभाग में थे, लेकिन वही झारखंड और बिहार के बीच में ही रहना, शिक्षा के लिए हमारे लिए रांची या तो पटना है। तो एक बेहतर शिक्षा की खोज में तो हम लोग ने, मतलब मैंने एक माइग्रेशन लिया वहां से और दिल्ली पे आए। और ये सारी चीजें, और जहाँ पे हम लोग रहते हैं बिहार में, और साउथ बिहार का जो इलाका है, बहुत ही मतलब वो जातीय नरसंहार, एक फ्यूडल सिस्टम से बहुत प्रभावित रहा है। तो उसके बीच से पढ़कर निकल जाना ये बड़ा मुश्किल का काम मेरे पिताजी के लिए हुआ, परिवार के लिए भी हुआ। लेकिन हाँ, इतने काबिल लोग थे, इतने बेहतर लोग थे कि मुझे आगे बढ़ाने के लिए किया। राजनीति में आप आ तो गए हैं, लेकिन आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप जेएनयू के छात्रों की आवाज बनेंगे? क्योंकि मैं सिर्फ अकेला नहीं हूँ जेएनयू में जो इस सेक्शन से आता है। एक बड़ा तबका है जेएनयू में जो उम्मीद करता है कि सबसे कम पैसे में सबसे बेहतर पढ़ाई करें। कहीं दूर दराज के इलाकों में, गाँव में लोग सपना देखते हैं कि जेएनयू जाए। और जेएनयू एक ऐसा है जहाँ पे आपके आर्थिक बहुत बर्डन नहीं पड़ता है।
आप आते हैं, आपको रहने के लिए हॉस्टल मिलता है, आपको पढ़ने के लिए कम फीस में पढ़ाई होती है और यहाँ का एक संघर्ष रहा है, जेएनयू के छात्रों का भी संघर्ष रहा है और उस संघर्ष का मैं भी हिस्सा रहा हूँ कि चाहे जब से मैं जेएनयू में आया हूँ कैंपस खुलवाने से लेकर कि जब कोविड के समय सारे बाजार खुल चुके थे, नेहरू प्लेस से लेकर लाजपत नगर सारे कमर्शियल मार्केट खुल चुके थे, लेकिन कैंपस नहीं खुल रहा था। तो सरकार को एक डर रहता है ना जेएनयू से कि जैसे ही खुलेगा ये प्रोटेस्ट करने लगेंगे, ये उनके पॉलिसी जो लगातार ला रहे हैं, जो हायर एजुकेशन में बजट कट फंड कट कर रहे हैं, तो उस पर आवाज उठने लगी, तो कोशिश करे थे रोकने की। तो मुझे लगता है कि मैं उस लड़ाई में उनका हमवार रहा, उनका साथी रहा, तो मेरी आवाज और उनकी आवाज एक साथ गूंजेगी इस बार कैंपस में। आप अपने एक वीडियो में कहते हैं कि बीजेपी जो एबीवीपी है, बीजेपी समर्थित है, उसको आप कोट करते हुए कहते हैं कि वो हमें मारने आते हैं। बिल्कुल। और हम देखते हैं कि ताली एक हाथ नहीं बजती है। जब वो लड़ाई करते हैं तो पत्थर इधर से भी चलते हैं, लात भूसे इधर से भी चलते हैं, थप्पड़ उधर से भी चलते हैं, हर तरफ से होता है। देखिए, तो इसमें एक दिक्कत है जी, आप सारी लड़ाइयों को देख लीजिए। 5 जनवरी जब इस कैंपस में कॉमन स्टूडेंट को मारा जा रहा होता है, तो वहाँ पे सारे स्टूडेंट जो मारने वाले होते हैं वो बाहर से होते हैं, सबको चिन्हित कर लिया जाता है। सब एबीवीपी के लड़के रहते हैं, सब आरएसएस के गुंडे रहते हैं। 5 जनवरी से लेकर 9 तारीख को जो यूजीबीएम रहता है, आपको कई सारे वीडियोज हैं, ऐसा उनके पास एक वीडियोज नहीं दिखा पाते हैं क्योंकि है ही नहीं उनके पास। जब उनके पास तर्क खत्म हो जाता है, जब उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं होता है, तो बहुत आसान है। आप देखते हैं कि हमारे यहाँ जब बचपन में अगर कोई जवाब नहीं दे पाता था तो थूक देता था उसके ऊपर, दांत काट देता था उसको, हिंसा पे उतारू हो जाता था जब उसे तर्क का जवाब नहीं दे पाता है। जब हम यहाँ पर बात करते हैं कि सस्ती शिक्षा हो, एक डेमोक्रेटिक कैंपस हो, लोगों की आवाज बने, यहाँ पे चुनाव हो, चुनावी प्रक्रिया हो, जहाँ पे छात्रों के मुद्दे आए और जहाँ एबीवीपी वायलेंस पे उतारू हो जाता है, क्योंकि उसके पास ऐसे कोई बात नहीं रहती, क्योंकि सरकार उसकी है, आरएसएस उसका है, पॉलिसी उसकी है, वो हर पॉलिसी जो सरकार की पॉलिसी है जेएनयू पे तारी होती है। तो हम देखते हैं कि पॉलिसी लेवल पे जब फेल हो जाते हैं तो उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं होता है एबीवीपी के पास, तो क्या करते हैं, मारपीट करना शुरू कर देते हैं और यही मारपीट लगातार कर रहे हैं। और देखिए ना, आप सारे वीडियोस देख लीजिए। एक वीडियो है कि वो जो शौर्या है, कॉमरेड है इस कैंपस के, वो खड़े हैं, सिर्फ भाषण हो रहा है या हो रहा है, उसके बाद वो खड़े हैं, आके थप्पड़ मार देता है। तो एक कितना शर्म की बात है कि आप जब तर्क नहीं दे पाते हैं तो आप थप्पड़ मार देते हैं। तो वायलेंस है, कंटिन्यू एक वायलेंस है, जहां तक एक फिजिकल वायलेंस हो रहा है, एक पॉलिसी लेवल का वायलेंस हो रहा है और एक बदनाम करने का वायलेंस है। जो प्रोपेगेंडा फिल्म इसी कन्वेंशन सेंटर में बस्तर जैसे फिल्में चलाई जाती हैं, जिसमें कहा जाता है कि जेएनयू के छात्रों को सड़क पर खड़े करके गोली मार देना चाहिए। अब देखिए ना, कल के दिन में अगर मैं जाऊंगा, एक प्रगतिशील प्रोग्रेसिव लेफ्ट अलायंस का एक स्टूडेंट हूँ मैं, कैंडिडेट हूँ मैं, एक एबीवीपी का कैंडिडेट बाहर जाएगा, जब नौकरी के लिए जाएंगे या कहीं भी जाएंगे, तो हमारे हाथ में ये नहीं लिखा रहेगा कि एबीवीपी का हूँ, एनएसवाई का हूँ, लेफ्ट का हूँ, सीवाईएसएस का हूँ, फलना पार्टी का, ढिमकाना पार्टी का, लिखा रहेगा कि आप जेएनयू के। उस पे जो हमला होगा उसका जिम्मेदार कौन होगा, ये जवाब। आप शिक्षा की बात करते हैं, फीस बढ़ने को लेकर बात करते हैं। पिछले सालों में हमने देखा कि जेएनयू में फीस बढ़ने को लेकर कई विरोध प्रदर्शन हुए, हिंसक हो गए। जेएनयू पर हमेशा आरोप लगता है कि वो हमेशा मलाई मारने के लिए बच्चे यहाँ आते हैं और कई वर्षों तक अपनी पीएचडी कंप्लीट नहीं करते। एक खास वर्ग को खासकर टारगेट किया जाता है, तो उसको आप कैसे देखते हैं कि फीस बढ़ने को लेकर आपकी चिंताएं क्या हैं और उसको कैसे आप टैकल करेंगे? देखिए, 2019 में फी हाइक हो रहा था और उस समय सर्वे आया था कि अगर फीस हाइक होगा इस कैंपस में तो नहीं भी तो 40% इस कैंपस के हाशिए पर के छात्र इस कैंपस से सीधे सीधे बाहर निकल जाएंगे। इसकी चिंता है। इसीलिए उस समय जो लेफ्ट का यूनिटी का जो पैनल था, जो यूनियन था, वो पहली सफ में खड़ा होता है और नारा लगाता है, नॉट एन इंच बैक, हम 1 रुपया भी बढ़ने नहीं देंगे। और वही का वही हॉस्टल मैनुअल का जो फीस रहता है वो मौजूद रहता है, वो नहीं बढ़ पाता है। अब देख लीजिए, 10 किलोमीटर दूर, 10 से 12 किलोमीटर दूर दिल्ली विश्वविद्यालय है, हर साल वहाँ फीस बढ़ रहा है। जब मैं डीयू में आया था तो मैं 5,000 रुपया पढ़ रहा था, अभी 14,000 रुपया हो गया उसी फीस का, उसी कोर्स का। देख रहे हैं ना आप? तो वहां पे यूनियन है, 10 साल से एबीवीपी की यूनियन है, तो कोई प्रोटेस्ट नहीं करना फी हाइक के खिलाफ। हर कॉलेज में डीयू पीएचडी में 1200% का फी हाइक हुआ है। आप कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, आप बतौर यूनियन चुने जा रहे हैं, आप आपको चुन रही है, भले आपके मनी, आपके मसल, आपके 18 गो इंडेवर गाड़ी और 25 फॉर्च्यूनर गाड़ी पे लोग वो हो जाते हैं, लेकिन तब भी आपकी जवाबदेही तो बनती है, आप जवाबदेही आपके पास है ही नहीं। तो फी हाइक का यहाँ मसला है कि जेएनयू में जब फी हाइक हुआ है, आपको पता है 1996 में 1996 के दौरान
यहाँ फी हाइक हो रहे थे, क्योंकि न्यू लिबरलिज्म आ रहा था, फी हाइक का एक मौसम चला था, तो जेएनयू भी उसका हिस्सा था। यहाँ फी हाइक हो रहे थे और फी हाइक के खिलाफ प्रोटेस्ट होना था एड ब्लॉक पे। उस समय इस कैंपस में एबीवीपी साबरमती हॉस्टल में अंताक्षरी का प्रोग्राम रखा था। आप मनी मसल की बात करी और मुझे याद आया, मैं भी डीयू के चुनावों का हिस्सा रहा हूँ, मतलब एज ए स्टूडेंट, कभी कैंडिडेट तो नहीं। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, रौला, जैसे हाँ, हमारे यहाँ रौला कहते हैं रौला। उसको, तो वो रौला दिखता है वहाँ पे। जेएनयू में वो रौला नहीं है। आप पैदल चल के आए हमारे सामने, आपके एक साथी आपके साथ थे, और जेएनयू के पॉलिटिक्स को ज्यादा भारी माना जाता है बजाय डीयू। तो इसके पीछे आप क्या, आपको क्योंकि लगता है? यहाँ पे कल्चर है डिबेट का, डिस्कशन का, डिसाइड का। आप सवाल का जवाब सवाल से देते हैं, तर्क का जवाब तर्क से देते हैं। लोगों में एक सोच है कि जो अच्छा बात कर सकता है, जो काम कर सकता है, जो हमेशा खड़ा रह सकता है, जो लड़ सकता है, जो सरकारी पॉलिसी है जो छात्रों के खिलाफ और हाशिए पर के वर्ग के खिलाफ आता है, उसके खिलाफ खड़ा होता है। अब देख लीजिए, जेएनयू ही एकमात्र ऐसा कैंपस है कि जेएनयू में एक हॉस्टल में पानी के सवाल से लेकर फिलिस्तीन में मर रहे बच्चों के सवाल तक प्रोटेस्ट आपको दिखाई देगा, क्योंकि हर सवाल हमारा अपना सवाल है, हर लड़ाई हमारा अपना लड़ाई है। इसीलिए यहाँ के लोग उस चीज से भागते, जो ईपी का है, मनी मसल, पैसे बांट दो, एनएसयूआई बिरयानी खिला देती है, तमाम चीजें हैं यहाँ पे। लेकिन लड़ाई असली है कि जब हॉस्टल मिलेगा कि सबको मिलेगा कि नहीं, फीस कम होगा कि सबका कम होगा कि नहीं, एक्सेसिबल होगा कैंपस, एफोर्डेबल होगा कैंपस, सबके लिए होगा कि नहीं, सभी का विकास हो, सभी इस कैंपस में आ सके, लड़ाई इसकी है। हमने हॉस्टल्स में देखा कि जितने बच्चे हॉस्टल में अलॉटेड हैं, उससे लगभग 1.5 गुना बच्चे रह रहे हैं, और उनमें से कई ऐसे हैं जिनका जेएनयू से कोई वास्ता तक नहीं है। कैसे दूर करें इस समस्या को? देखिए, मेरे पास पक्के सबूत हैं इसके। नहीं, ऐसा भी नहीं है कि 1.5 गुना ज्यादा, लगभग नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानता हूँ कि 1.5 गुना ज्यादा छात्र रहते हैं उसमें। एक मोटा मोटी डाटा है कि एक कमरे में जहाँ एक होना चाहिए वहाँ नहीं, पहचान यहाँ का भी पहली रहना है। बात, बहुत कम कमरे हैं। सिंगल सीटर आपको थर्ड ईयर के बाद मिलता है, सेकंड ईयर के बाद, थर्ड ईयर के बाद अमूमन मिलता है, रिसर्च जी। स्कॉलर्स को मिलता है। हर कमरे में 2 लोग रहने की जी। रिवायत है। आप देखिए, डॉर्म भी बने हुए, जब इस कैंपस में हॉस्टल से पूर्ति नहीं हो पा रही थी, यही की यूनियन थी, जो लेफ्ट की यूनियन थी, वो हाथ में इंची टेप लेके वाइस चांसलर के साथ गई थी कि आप डॉर्म बनाइए, कम से कम जो आ रहा है, जो पहला दिन इस कैंपस में कदम रख रहा है, उसको ऐसा ना हो कि बाहर जाके रहना पड़े। तो डॉर्म बनवाया गया वहां पे। आप देख लीजिए ना, पॉलिसी ऐसी है, फंड कट्स इस तरह के हो रहे कि एक हॉस्टल यहाँ पे बाराक हॉस्टल बन के तैयार है, बहुत नया नवेला, बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत, लेकिन क्या कर रहे हैं, उसको खोल नहीं रहे। बोल रहे उसके रसोइया को देने के लिए पैसा नहीं है, उसको चलाने के लिए पैसा नहीं है, और उसके मतलब डेली का खर्च के लिए पैसा नहीं है। अब देखिए कि आप एक हॉस्टल बना है लेकिन उसको खोल नहीं रहे हैं, तो छात्र कैसे रह पाएंगे, कैसे मतलब एकोमोडेट आप कर पाएंगे? तो ये सवाल है हमारे बीच में। आप इस वक्त आप जिस भी डिपार्टमेंट के छात्र हैं, मुझे लगता है शायद आप सीयूईटी से पास हुए होंगे। ये हाँ, इस बार सीयूईटी हुआ है, मतलब 4 यूनिवर्सिटीज का। क्या लगता है आपको सीयूईटी के बारे में? सीयूईटी बड़ा आवाजें उठती हैं सीयूईटी को लेकर कि वो अब लोगों को CUET बिगाड़ रहा है, जो बच्चों को नहीं आना चाहिए वो आ रहे हैं, धांधली हो रही है, ऐसे आरोप भी लगते हैं। देखिए, धांधली का तो मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ जी, लेकिन सपनों के मार देने का आरोप है। कैसे? सपनों का मार, जब अलग अलग यूनिवर्सिटीज के लोग सपने देखते तो अलग अलग तरीके से तैयारी, जेएनयू का एक अपना तैयारी का होता था, एक अलग तरीके से तैयारी होती थी, उससे क्वेश्चंस अलग तरीके के आते थे, लोग उसके प्रति इतने तत्पर होते थे। आज उनको पता नहीं है कि मेरा कितने नंबर में किस कॉलेज में एडमिशन होगा। ठीक है, पहला सवाल ये है, सीयूईटी में जब एनटीए एग्जाम ले रहा है तो मास्टर्स में बड़ी संख्या है महिलाओं की जो एग्जाम लिखने ही नहीं पहुंच पाती है। उसके साथ हम देखते हैं ट्राइबल्स, 50% ट्राइबल सीयूईटी के एमए में एग्जाम ही नहीं लिखने पहुंच पा रहे हैं। तो कहाँ जाएंगे, मतलब कहाँ रुक गए वो? सवाल तो ये होना चाहिए ना कि आपका इतना संख्या भरा एक ट्राइबल्स का, उसमें 50% एग्जाम ही नहीं दे पाया, तो आपने किस तरह का सेंटर रखा, कहाँ सेंटर रखा, कितने पैसे का फॉर्म डाला, लोग जा पाएंगे कि नहीं, इस सब की भी तो जिम्मेदारी है आपकी। आप दिया ही नहीं, आपने मौका ही नहीं दिया कि उनको एग्जाम में बैठ सके, और यही हुआ। तो सीयूईटी कई तरीकों से हमारे बीच में आता है, हमारे सामने एक खतरा पैदा करता है, और एनटीए है उसके साथ एक उसका जो लेता है एग्जाम, 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले एडमिट कार्ड देता है, चौथा प्रेफरेंस पे आप एग्जाम सेंटर भेज रहे हैं, तो कहाँ से दे पाएगा? उसके पास एक्सेसिबिलिटी नहीं हो पाती एग्जाम। जेएनयू राजनीतिक मामलों के मामले में बड़ा चर्चे में रहता है। 34 साल से
जेएनयू प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में हमने देखा 2 बार को छोड़कर कि लेफ्ट पार्टियों का दबदबा रहा है। एक 1991 अगर मैं गलत नहीं हूँ और 2001 और 2 के बीच में जब एबीवीपी और एनएसयूआई के कैंडिडेट्स जीते। 2015 जो कि बड़ा ज्वलंत रहा साल, कन्हैया कुमार यहाँ से निकले और आपने देखा होगा कि बड़ा विवादित भी रहा, कुछ विवाद रहे, उन पे नहीं बोलूँगा। क्या लगता है आपको इस बार स्टार प्रचारक कौन आ रहा है आपके प्रचार करने? मैं खुद स्टार प्रचारक हूँ, इस कैंपस के तमाम छात्र स्टार प्रचारक हैं। और हमने पिछले वर्षों में देखा है कि कहीं कोई देखिए हमारे पास बहुत नेता अभिनेता बिल्कुल आते हैं, आ रहे ABVP हैं। 4 राज्यों के आप किसको ला रहे हैं? मैं बता रहा हूँ, यहाँ के छात्र हमारे प्रचारक हैं, यहाँ के प्रगतिशील छात्र प्रचारक हैं हमारे। मैं खुद प्रचारक हूँ अपने कैंपेन का। हमारा ऐसा कोई नहीं रहता है कि छात्रों के सवाल छात्र हल करेंगे, छात्र लड़ेंगे। और उसके साथ आप देखिए ना, पिछले साल 4 मुख्यमंत्री अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद लेकर आता है इस कैंपस में प्रचार करवाने के लिए। तो मुख्यमंत्रियों की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि और जानिए कि अब छोटे मोटे चुनाव में भी प्रधानमंत्री तक पहुंच जाते हैं, तो क्या पता वो प्रधानमंत्री को कन्हैया कुमार आ रहे हैं क्या? ये मुझे नहीं पता। और कन्हैया कुमार हमारी पार्टी से नहीं है, तो मैं इसकी जिम्मेदारी भी नहीं ले सकता हूँ। जी। जैसे एनईपी का आप लोग बोलते हैं कि नई शिक्षा नीति ने जो एजुकेशन सिस्टम है उसके ढांचे को चरमरा कर रख दिया है। ये आप बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ। क्यों लगता है आपको ऐसा? देखिए, एनईपी 2020 में जिस तरह की पॉलिसी आई, सबसे खतरनाक पॉलिसी आई हिफा, हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी। अब हिफा जो पहले फंड्स आ रहे थे कैंपसेज में कि हम कुछ पैसे देते हैं, जैसे हम 2% हम दे रहे हैं तो 98% यूजीसी दे रही है, तब कैंपस चलता था, इस तरह से चलता था। अब हिफा बोल रही है कि आप लोन लेना है। अब सरकार बोल रही है कि आपको लोन, यूनिवर्सिटी को लोन लेना है, और लोन चुकाने का एक तरीका होगा। क्या तरीका होगा कि आप कैसे उगाही कर सकते हैं कैंपस में, किससे उगाही करेंगे? आप जिनको तनख्वाह देते हैं उनसे तो उगाही नहीं करेंगे, जो आप कुछ जो देता है फीस देता है जैसे हम, उसी से उगाही करेंगे। लेकिन 270 रुपए में 493 करोड़ तो पूरेगा नहीं। तो ये पूरी कोशिश है कि फी हाइक करने की यहाँ पे हेफा के जरिए। पहला सवाल ये, इलाहाबाद से लेकर उस्मानिया यूनिवर्सिटी तक, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से लेकर आप देख लीजिए DU के PhD तक 1200% तक फीस बढ़ी है। लेकिन वही है कि JNU में भी इनकी कोशिश, और मुझे लगता है कि अगर आने वाले वक्त में कोशिश बिल्कुल करेंगे कि फीस को बढ़ाए और फीस को, तो ये चीज है। दूसरा बात है कि जो इन्होंने ड्रॉप आउट का एक कानूनीकरण किया है, आप देख रहे हैं कि बोल रहे हैं कि 4 ईयर का ग्रेजुएशन होगा, पहले साल आप छोड़े तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल छोड़े डिप्लोमा, 3 साल का। लेकिन इसमें तर्क दिए जाते हैं कि ऐसे एजुकेशन आसान हो जाएगी, आप फिजिक्स के साथ में इकोनॉमिक्स पढ़ सकते हैं, देखिए मैथ के साथ में जब मैं बोल रहा हूँ कि जब बोल रहा है कि 1 साल आप छोड़ देंगे पढ़ाई, देखिए ड्रॉप आउट किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए एक शर्म की बात होती थी, है और रहेगी। कि कोई यूनिवर्सिटी नहीं चाहता है कि उसके यूनिवर्सिटी से कोई एक स्टूडेंट ड्रॉप आउट ले। और ड्रॉप आउट इसलिए होती है ताकि, क्योंकि आर्थिक संकट होती है लोगों के पास, वो नहीं कर पाती। जबकि सरकार की जरूरत थी कि एजुकेशन को, यूनिवर्सिटी को इंक्लूसिव बनाए, समावेशी बनाए, कि ज्यादा से ज्यादा लोग रहें और पूरा का पूरा पढ़ाई करके यहाँ से निकले। लेकिन जो ड्रॉप आउट कि आपने एक झुंझुना पकड़ाया है सर्टिफिकेट का, डिप्लोमा का, और जानिए ना कि आज अगर कल के दिन में ये तीनों लोग एक साथ एडमिशन लेते हैं, लेकिन एक बीच में सर्टिफिकेट लेके चला जाता है, एक डिप्लोमा लेके चला जाता है, एक डिग्री लेके चला जाता है, तीनों कुछ साल बाद नौकरी की लाइन में खड़े रहेंगे, किसको नौकरी मिलेगी? हालांकि नौकरी तो ऐसे भी नहीं है, लेकिन तब भी एक तसव्वुर कीजिए कि किसको नौकरी मिलेगी, ये सवाल है। आपके प्रमुख मुद्दे और एजेंडा क्या है? हमारे प्रमुख मुद्दे जिसमें सबसे शामिल है कि जो रिसर्च में फंड कट्स हो रहे हैं, सीट कट्स हो रहे हैं, इसके खिलाफ एक पुरजोर संघर्ष मतलब किया जाएगा। साथ ही साथ इस कैंपस में जो MCM का मतलब है मेरिट कम मीन्स जो मिलता है 2000 रुपये, इस वो 2012 से 2000 रुपये ही मिल रहा है। और इसलिए मिलता था कि वो मेस बिल को कंपनसेट करता था। तो उस समय 1200-1500 मेस बिल आता था तो 2000 मिलता था। आज मेस बिल हो गया है 3500, 3600, 4200। लेकिन वही MCM 2000 का 2000 उसको बढ़ाकर 5000 करना। नॉन नेट फेलोशिप को, जो नॉन नेट फेलोशिप है उसको बढ़ाना 5000, 8000 को अटका पड़ा है। और वही JRF बढ़ चुका है, 31 से 37 हो चुका है, लेकिन नॉन नेट नहीं बढ़ रहा है। तो उसको बढ़ाना ताकि रिसर्च वो भी कर रहा है, वो भी एक बेहतर रिसर्च करना चाहता है जो नॉन नेट का स्टूडेंट है। रिसर्च के फेलोशिप को बढ़ाना, मानव को मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप को रिइंस्टेट करवाना। इस कैंपस में लगातार छेड़खानी की घटनाएं बढ़ रही है, सेक्सुअल हरेसमेंट की घटना बढ़ रही है, सेक्सुअल हरेसमेंट की घटना बढ़ रही है, छेड़खानी की घटनाएं बढ़ रही है। तो उसको डील करने के लिए एक GS कैश जैसी बॉडी हो,
जो पहले थी, जिसको खत्म कर दिया गया इस कैंपस में, उसको रीइंस्टेट करवाना। हमारे जो साथी हैं जो इस कैंपस में पढ़े, सिर्फ उनको इसलिए जेल में बंद कर दिया गया क्योंकि संविधान की बात कर रहे थे, सिर्फ इसलिए बंद कर दिया कि हक की बात कर रहे थे, हुकूक की बात कर रहे थे, लोगों की बात कर रहे थे, सद्भावना की बात कर रहे थे, मोहब्बत की बात कर रहे थे, इसके लिए उनको जेल में डाल दिया गया है। उसके लिए आवाज बुलंद करना, ये तमाम मुद्दे हमारे इस मैनिफेस्टो में रहेंगे और हम इसके लिए खड़े हो रहे हैं और लड़ेंगे। हमारे साथ थे धनंजय कुमार, जो कि आईएसआर से प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है जेएनयू इलेक्शन में। इस इंटरव्यू को हम यही समाप्त करते हैं। हम आगे और भी कैंडिडेट्स की इंटरव्यू करने वाले हैं, जो कि अभी लाइन अप है, आने वाले हैं। इसी के साथ हम इस शो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।